गंगा कावेरी व्याख्यानमाला जैसा कि नाम से ध्वनित है, गंगा देवनदी के रूप में, भागीरथी के रूप में प्रख्यात है। भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी के रूप में, और दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी प्रख्यात है। तो इस तरह से ये उत्तर और दक्षिण के समन्वय का ध्वनन करती हुई यह व्याख्यानमाला हमारे परम आत्मीय मित्र मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर S.A. मंजुनाथ, जो पैंपई कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, उनके और हम लोगों के एक संयुक्त उपक्रम से ये व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम संवाद के एक ऐसे माध्यम से जुड़ पाए हैं जहां एक साथ अलग अलग ज्ञान संपदा के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और उनके ढेर सारे अनुभवों, उनकी जानकारियों का हमें लाभ मिल रहा है। साथियों, ये आज का जो व्याख्यान है, यह 4 बजे से रखा गया है और समय होने वाला है। आज का ये व्याख्यान प्रतिष्ठित हिंदी युवा कवि अनुज लुगुन जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अनुज लुगुन जी बहुचर्चित, बहुपरिचित नाम हैं, जिन्होंने हिंदी कविता को एक नया आयाम दिया है, हिंदी कविता को एक नया कलेवर प्रदान किया है। आज उनसे हम उनके अनुभवों को, उनकी लंबी कविता गुरिल्ले का आत्मकथन, जो संभवतः मंगलुरु विश्वविद्यालय में कर्नाटक राज्य में के अलग अलग हिस्सों में पाठ्यक्रम में भी है, उस पर आज ये परिचर्चा, ये परिसंवाद आयोजित है, उनका व्याख्यान आयोजित है। डॉक्टर अनुज लुगुन जी के बारे में अभी मैं संक्षेप में बता दूं कि वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के सहायक आचार्य हैं, और इससे भी बड़ा परिचय ये है कि उन्होंने हिंदी में कुछ ऐसी उत्कृष्ट कविताओं का सृजन किया है जिन्होंने पाठकों को नए तरह से एक बड़े समुदाय के प्रति, जो हाशिए का समाज है, जो हमारी नीतियां बनती हैं और प्रायः उसके विरुद्ध चली जाती हैं, ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हिंदी कविता का एक नया चित्रपट प्रस्तुत किया है। और इस तरह से हमारे बीच में आज के जो मुख्य वक्ता हैं, जिनका व्याख्यान प्रस्तावित है, वो जुड़ चुके हैं।
डॉक्टर अनुज लुगुन जी, जो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक आचार्य हैं और हिंदी कविता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित, एक बहुचर्चित नाम हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं से लोगों का ध्यान अपनी ओर जबरदस्त तरीके से आकृष्ट किया है। तो आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हम समस्त अभ्यागत अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुज लुगुन जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो आज अपने कीमती समय में से निकाल करके आज वो हम लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोगों से जुड़ चुके हैं। आज उनका जो वक्तव्य है वह गुरिल्ले का आत्मकथन, जो उनकी एक कविता, लंबी कविता है इस तरह की, वैसे ढेरों कविताएं उन्होंने लिखी हैं, लेकिन आज का वक्तव्य उस पर केंद्रित है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की प्राचार्य महोदया अगर जुड़ी हो, मैं इसमें देख रहा हूं संभवतः अभी इससे संबद्ध नहीं हो पाई हैं वो, तो मैं पैम्पई कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर भोला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो शुभकामना देकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रोफेसर जगदीश के होला जी। Respected academicians, ladies and gentlemen, I deem it a privilege to felicitate the excellent academic exercise that is Ganga Kaveri Vyakhyanamala. It is my understanding that in the month of August 2020, we are having 4 lectures and all are related to student syllabus oriented. In this regard, today we are going to have a lecture on Lambi Kavita Gurille Ka Atmakathan by very talented, noted speaker, Dr. Anuj Lugun, Assistant Professor, South Bihar Central University. I request all the participants to make use of his great and excellent knowledge. At this juncture, I would like to thank Dr. Vandana Saraswat, Principal, Sri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, Uttar Pradesh, for involving our Pompey College, Aikala, which is situated in Mangalore, as their partners in this wonderful program. Thank you, Madam Principal. I would also like to thank and congratulate the Ganga Kaveri Vyakhyanamala team, Dr. Shailendra Nath Mishra, and our own man, Dr. S. Manjunath, the head of the Department of Hindi, Pompey College, Aikala, and Dr. Jayshankar Tiwari. I wish all the best to this great program, and thank you for the opportunity given. Wish you all the best and God bless all of us. Thank you, ladies and gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश के होला जी। आपने बहुत ही मित कथन का उपयोग करते हुए हमें ये शुभकामना, एक आशीर्वाद स्वरूप जो कहा है, वो हम लोगों के लिए पाथेय है
अब मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं उनके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि अनुज लुगुन जी का परिचय इस तरह का नहीं है कि परिचय देने की जरूरत हो, यानी वो उन बहुपरिचित नाम हैं। इधर हिंदी की युवा कविता ने जिस तरह लोगों का ध्यान खींचा है और जिन लोगों ने हिंदी में बिल्कुल नए तरह की कविता प्रस्तुत की है, उनमें अनुज लुगुन जी का नाम शीर्ष पर है। तो आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हम उनका स्वागत करते हैं। अनुज लुगुन जी की शिक्षा दीक्षा रहने वाले वो रांची झारखंड के हैं। सिमडेगा जिले में एक जलडेगा स्थान है, वहां के रहने वाले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्होंने परास्नातक किया, एमए वहां से उत्तीर्ण किया और उसके बाद इस समय वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वे जिस आदिवासी समुदाय से आते हैं, उस आदिवासी समुदाय की जो संघर्ष कथा है, जो दास्तान है, विकास के नाम पर जिस तरह अंग्रेजों के जमाने से ही ये कोशिश बार बार की जाती रही कि हम अब विकसित हम कर देंगे एक बड़े समुदाय को, हम इन्हें समाज की मुख्य धारा में ला देंगे, औद्योगिकरण हो जाएगा और यानी हमें जो एक जो तथाकथित सिविल सोसाइटी है, जो सभ्य समाज है, जिसे अपनी सर्वश्रेष्ठता का दंभ है, वो लगातार आदिवासी समुदाय को सभ्य सुसंस्कृत बनाने की चेष्टा करता रहा है। और वह इस दंभ में कि हम सभ्य बना रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे और वे कहते थे कि भारतीय बर्बर हैं, भारतीय असभ्य हैं और हम इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। इनकी भाषा में वो रवानी नहीं है, इनकी भाषा में वो क्षमता नहीं है, इनकी संस्कृति उतनी समृद्ध नहीं है। कुछ ठीक वैसा ही आजादी के पहले का जो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था, उसमें आदिवासी समुदाय के साथ जिस तरह के बर्ताव किए गए, जिस तरह के उन प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, जल जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए जिस तरह मीठी मीठी बातें की गईं और बड़ी बड़ी बातें की गईं, नीतियां बनाई गईं। आप सभी लोगों को मालूम है कि एक तरफ 20वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा था और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो संघर्ष हुआ, जिसमें एक लोक नायक के रूप में बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया और अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें जेल हुई और कहते हैं कि उन्हें अंग्रेज सरकार ने स्लो पॉइजन दे दिया, मीठा जहर दे दिया और वो नहीं रहे। तो ये जो लेकिन उनकी जो आवाज है, उनकी जो संघर्ष चेतना थी, वह एक डिस्कोर्स के रूप में, एक संघर्ष के रूप में निरंतर चल रही है। अनुज लुगुन जी एक तरह से उस आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हिंदी कविता में। अगर यह मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अधिक नहीं, बहुत कम लिख करके मैं समझता हूं कि 3-4 कविता संग्रह उनके जो है बहुत चर्चा में रहे हैं। इसमें बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी ने 2019 में, क्षमा करें, 2019 में पुरस्कृत किया।
वो कविता संग्रह सर्वाधिक चर्चित रहा है। इसके अलावा उलगुलान की औरतें, अघोषित उलगुलान, ये 2 कविता संग्रह और चर्चित रहे हैं। वे इधर मुंडारी आदिवासी गीतों में आदिम आकांक्षाएं और जीवन राग, इस पर वो शोध कार्य भी कर रहे हैं। 2009 में उन्हें राष्ट्रीय काव्य सम्मान प्रदान किया गया था। 2011 में भारत भूषण अग्रवाल सम्मान दिया गया और 2019 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये सब पुरस्कार मैं समझता हूं कि उतना महत्व नहीं रखते, लेकिन उनकी जो रचना धर्मिता है वह जिस अनुभव के आंच और ताप से निखर कर आती है कि वह पढ़ने के बाद एक बात ये कहनी चाहिए कि वह हम में आह्लाद का संचार नहीं करती, बल्कि हमें सोचने के लिए विवश करती है और हमें ये बताती है कि आदिवासियों के विस्थापन से उपजी परिस्थितियां कितनी भयावह हैं। किस तरह से एक सुंदर जिंदगी जीने वाला एक विशाल समुदाय तथाकथित रूप से संपन्न कर दिए जाने की हठ के कारण किस तरह अपने प्राकृतिक परिवेश से उजड़ गया है, किस तरह वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां लगवाई जा रही हैं और ये सिलसिला कोई तात्कालिक नहीं है, यह एक शताब्दी बीती जा रही है। यह काम लगातार होता गया है और इधर जब से यांत्रिकीकरण हुआ है, जब से एक अलग अलग ये आधुनिक जो जेसीबी वगैरह आई और तमाम ये जो चीजें ऐसे आई कि बहुत तेजी से काम हुआ शुरू, तो तेजी से आदिवासियों का विस्थापन शुरू हुआ और उस विस्थापन से उत्पन्न समस्याएं, निर्वासन की जो नीतियां बनाई गई वह बड़ी ही अधूरी, अधकचरी। तो इस तरह से अनुज लुगुन जी हम लोगों के बीच हैं, वो इस पर विस्तार से बात करेंगे। सही यह है कि आदिवासी समुदाय का जो संघर्ष है उस संघर्ष को, उनकी पीड़ा को ठीक ठीक समझने की कोशिश नहीं की गई है। मैं जयशंकर तिवारी, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा की ओर से और पैम्पई कॉलेज मंगलुरु कर्नाटक की ओर से और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से आज उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अनुज लुगुन जी, वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। डॉक्टर अनुज लुगुन जी। आप अपना माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है। वो माइक, जो माइक्रोफोन है उसे ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ सर, आप सबको नमस्कार जी। नमस्कार आप सबको। जी और जी मैं कह रहा हूँ शायद आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी जी, आ रही है। हाँ जी जी। तो गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए आयोजकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जैसे कि व्याख्यान माला का शीर्षक ही है गंगा कावेरी व्याख्यान माला, निसंदेह एक सांस्कृतिक चीज़ों को प्रस्तुत करने का मंच है, उसका जरिया है, माध्यम है। और इस पर आपका आमंत्रण मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके प्रति और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जुड़ पा रहा हूँ। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहूँगा। मैं सामूहिक रूप से सबको नमस्कार कहता हूँ और मुझे लगता है हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारा जो विषय है
लंबी कविता गुरेले का आत्मकथन। अभी आदरणीय जयशंकर जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, उन्होंने बहुत चीज़ों को रेखांकित किया है। मैं उन्हीं संदर्भों में अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। मैं कविता पर आने से पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बनाना चाहूँगा, थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा, और ये बातचीत होगी लंबी कविता की रचना प्रक्रिया के संबंध में। क्योंकि गुरेले का आत्मकथन जो कविता है, मैं उसे एक लंबी कविता ही मानता हूँ अपनी तरफ से, और इस तरह की और भी कई कविताएं हैं मेरी जो लंबी हैं, और एक सवाल का अक्सर सामना करना पड़ता है मुझे कि लंबी कविता ही क्यों लिखी जा रही है, या लंबी कविता ही आप क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता है, वह एक ही कविता है जो लंबी कविता है, जो पुस्तक रूप में है। उसी तरह से एकलव्य से संवाद है, और भी कविताएं हैं। तो मुझे लगता है कि लंबी कविता की रचना प्रक्रिया थोड़ी बातचीत ज़रूर की जानी चाहिए। उसके पृष्ठभूमि पर अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो यह जो कविता है गुरेले का आत्मकथन, हम उसकी संवेदनाओं के धरातल पर शायद पहुंच पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लंबी कविता हिंदी कविता की दुनिया में काफ़ी समय से लिखी जा रही है। हम अक्सर निराला की लंबी कविता का उल्लेख करते हैं, हम धूमिल की कविताओं का भी उल्लेख करते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता का उल्लेख करते हैं, और इन कवियों की कविताएं एक उदाहरण की तरह हमारे सामने आती हैं। तो एक सवाल स्वाभाविक है कि क्या लंबी कविता और कविता की रचना प्रक्रिया में कोई फर्क होता है, या ऐसी कौन सी परिस्थिति है या प्रेरणा है जो लंबी कविताओं को जन्म देती है। सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक रचनाकार के तौर पर मैं जो महसूस करता हूँ वो यह है कि लंबी कविता रचने के लिए गहन अनुभूति या संवेदना की तीव्रता का होना ज़रूरी है। संवेदनाएं गहन हो, अनुभूतियों का व्यापक दायरा हो, यह ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ इतनी सी बात से कविता मुकम्मल नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है एक बृहद सांस्कृतिक और दार्शनिक भावभूमि का होना। और मुझे लगता है कि बिना सांस्कृतिक और दार्शनिक भावभूमि के हम लंबी कविता नहीं रच सकते। अगर हम रच भी सकते हैं, अगर हमने रच भी दिया, तो बहुत संभावना है कि जीवन को जिन बड़े संदर्भों में देखा जाना चाहिए, शायद वो चीजें छूट रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है। और जब मैंने कविताएं लिखी या मेरी जो लंबी कविताएं बनी, उन कविताओं के पीछे एक कारक के तौर पर यही चीज मैं देखता हूँ। यानी पृष्ठभूमि के तौर पर अगर चीजों को तलाशा जाए तो सांस्कृतिक चीजें ही और दार्शनिक चीजें ही देखने को मिलेंगी। निसंदेह मेरा प्रवेश एक आदिवासी समाज का है। मेरी स्मृतियां, हमारा इतिहास और हमारे अनुभव का संसार, उसकी जो प्राथमिक जमीन है वो एक आदिवासी दुनिया है, उसका परिवेश है। और मैंने यहीं से चीजों को सीखा, यहीं से अनुभूतियां हासिल की, संवेदनाएं यहीं पल्लवित होनी शुरू हुई। तो मैं ये मानता हूं कि आदिवासी समुदाय से जुड़े होने के नाते आदिवासी समुदाय का जो इतिहास है और ज्ञान की दुनिया में, विचार और चिंतन की दुनिया में उनकी जो भागीदारी है, या उस समुदाय के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, इन सभी चीजों पर मैं रचनात्मक रूप से हस्तक्षेप करूं।
मुझे ये लगता है। और अभी जयशंकर जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, खासतौर से आदिवासी समुदाय, उसके इतिहास की उपेक्षा और जिस तरह से अवहेलना उस समुदाय ने झेला है, इन चीज़ों के संदर्भ में जो बातें कह रहे थे वो बिल्कुल ही ज़रूरी बातें हैं, बहस तलब बातें हैं, विचार तलब बातें हैं, और ज्ञान और विमर्श की दुनिया में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यह कहता हूँ कि हमारे मानव समुदाय में जो उत्पीड़ित समूह के लोग हैं, उत्पीड़ित समुदाय का अपना ज्ञान क्या है, उत्पीड़ित समुदाय की ज्ञान परंपरा क्या है, उसकी दार्शनिक जमीन क्या है, इन चीजों को जब तक हम नहीं तलाशेंगे, नहीं खंगालेंगे, तब तक शायद हम न मनुष्यता का विस्तार कर पाएंगे और ना ही हम ज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर पाएंगे। और ज्ञान की सीमा के विस्तार के लिए जरूरी है सवाल न होना, और सवाल हमेशा उत्पीड़ित समुदायों की तरफ से आते रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो कविताएं मैंने लिखी या अमूमन जो लंबी कविताएं हैं, उन कविताओं में जो प्राथमिक अनुभूति है, संवेदनात्मक धरातल पर जो प्राथमिक अनुभव की चीजें हैं, वो बहुत कुछ मेरे अपने जीवन से संबंधित हैं, बहुत कुछ अपने परिवेश से संबंधित हैं, और बहुत कुछ इतिहास और स्मृतियों से भी जुड़ी हुई हैं। यानी जो कविताओं का जो रचाव है, उस रचाव में केवल वर्तमान का यथार्थ नहीं है, बल्कि इतिहास की वो सारी स्मृतियां हैं जो इस वर्तमान के लिए सवाल खड़े करती हैं और भविष्य के लिए रास्ते की तलाश के लिए बेचैन होती हैं। और ये सारी चीजें सांस्कृतिक और दार्शनिक जमीन पर खड़ी हैं। अब चूंकि हमारे हिंदी साहित्य में या विचारों की दुनिया में सोशल डिस्कोर्स शुरू हो गए हैं, सामाजिक विमर्श शुरू हो गए हैं, खासतौर से स्त्री, दलित, आदिवासी, थर्ड जेंडर और विश्व साहित्य में अश्वेतों का विमर्श रहा, इस तरह के डिस्कोर्स चले हैं। और हिंदी में जो आदिवासी विमर्श जो चल रहा है या उस पर जो बात करने वाले लोग हैं, वो अपनी बातें कहते हैं। और अमूमन एक बात बहुत ही प्रचलित ढंग से कही जाती है, वह यह कि खास प्राकृतिक परिवेश में रहने की वजह से आदिवासी समुदाय पिछड़े हुए समुदाय हैं, जंगलों में रहने वाले समुदाय हैं, और जंगल उनकी दुनिया है और जंगलों की दुनिया से उन्हें बेदखल करने की सारी साजिशें चल रही हैं। निस्संदेह ये चीजें चल रही हैं, लेकिन बात यह सिर्फ इतनी नहीं है। अगर भौगोलिक परिवेश में प्रकृति है, जंगल है, वहां आदिवासियों की बसाहट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक दिखने वाला यथार्थ नहीं है, बल्कि उसकी स्मृतियों का, इतिहास का यथार्थ है, जिसे हम अमूमन देख नहीं पाते, और वह लगातार उस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है आदिवासी समाज वर्तमान में जिन चीजों को देख रहा है, जिन चीजों से संचालित है, जिन चीजों से पीड़ित है, जिन चीजों से नियंत्रित है, उसमें बहुत सारी चीजें इतिहास की हैं, अतीत की हैं, परंपराओं की है। और इन्हीं सारी चीजों का द्वंद्व, अंतर्द्वंद है, जो रचनात्मक रूप में प्रस्तुत होता है। और ये रचनाएं भविष्य के लिए, यानी पूरे सामाजिक समूह के लिए एक दिशा तलाशने के लिए बेचैन है। क्योंकि जब हम राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं या ऐसे किसी भी लंबे कविता को पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो जीवन में जो सांस्कृतिक रचा बसाव होता है वह अनिवार्य होता है। और यह जो सांस्कृतिक रचा बसाव है, या सांस्कृतिक रचा बसाव केवल
रीतियों, मान्यताओं, धार्मिक अनुष्ठानों का कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि इसके साथ जीवन दृष्टियां जुड़ी हुई हैं, जीवन को देखने का नजरिया है, उसकी वैचारिकी है, और इस वैचारिकी में, इस नजरिए में बहुत सारे सवाल भी हैं और बहुत सारे ऐसे संदर्भ भी हैं जो हमें एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में अंदर से ताकत देती हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि है, ये एक जमीन है जहां से कविताएं आगे बढ़ती हैं, और जब आगे बढ़ती हैं तो नदी की तरह बहती हुई या कई चीजों को अपने में समाहित करती हुई आगे चलती है। मैं संक्षेप में अपनी लंबी कविताओं के संदर्भ में मैं यही बातें कहना चाहूंगा कि निसंदेह वह आज की वैश्विक सामाजिक दुनिया की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप रची जा रही हो, लेकिन उन सबकी अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक जमीन है। और इसी बात को मैं यहाँ अपनी लंबी कविता होरेले का आत्मकथन के माध्यम से कहना चाहूंगा। हम लोग अब कविता पर ही बात करना शुरू करेंगे। होरेले का आत्मकथन, पूरी कविता का पाठ करना संभव नहीं है, लंबी कविता है। बातचीत के क्रम में कविताओं के कुछ हिस्सों को मैं उद्धृत करूंगा, उस पर जो टिप्पणियां जरूरी होंगी वो मैं करूंगा, और मैं समग्रता पूरी कविता पर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। होरेले का आत्मकथन, इस कविता का शीर्षक मुझे तो रोचक लगता है, पता नहीं पाठकों को कैसा लगता है, ये मैं नहीं कह सकता। यह जो होरेले का आत्मकथन है, मुक्तिबोध ने एक कविता लिखी, लंबी कविता, आप सब जानते हैं, भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। तो ये बिल्कुल ना समझा जाए कि यह कविता, मुक्तिबोध की लंबी कविता, भूतपूर्व विद्रोही के आत्मकथन की तर्ज पर या उसके अनुकरण पर लिखी गई कविता है। शीर्षक में जो साम्यता है आत्मकथन का, एक स्वाभाविक साम्यता है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि जब हम आदिवासी जमीन पर खड़े होते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, उसके संघर्ष को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उसके जीवन का जो संघर्ष है वह कथित मुख्यधारा की बाकी दुनिया के संघर्ष से अलग स्वरूप रखता है। और ठीक वैसे ही जैसे जिसको हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहते हैं, या कथित मुख्यधारा का जो सामाजिक ढांचा है, उस सामाजिक ढांचे से एक अलग सामाजिक ढांचा रचता है आदिवासी समाज। और इस संदर्भ में हमारे समाजशास्त्रियों का अध्ययन है। श्यामाचरण दुबे एक बात कहते हैं आदिवासियों के बारे में, जब वो लिखते हैं तो कहते हैं कि आदिवासी समुदाय संस्कृतियों का संकुल नहीं बनाते, वो कोई कल्चरल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, वो संस्कृतियों का संकुल बनाने के बजाय वे दूर अलगाव में रहते हैं, वो अलग थलग रहते हैं, ये श्यामाचरण दुबे कहते हैं। तो संस्कृतियों का जो संकुल है, जहां अलग अलग धाराएं एक जगह संकलित होती हैं, जिसे संकुल या कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ये आदिवासी समाज ऐसा नहीं बनाता है, ये श्यामाचरण दुबे कहते हैं। खैर, उनके कहने के अलग पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क हो सकते हैं भी, हम उस पर नहीं जाएंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक दुनिया बनी है जिसे हम मेन स्ट्रीम की दुनिया कहते हैं, और आदिवासी समाज उस मेन स्ट्रीम की दुनिया से अलग है या अलगाव में रह रहा है, तो उसकी वजह क्या है? क्या हमने इन चीजों को जानने की कोशिश की? क्या हमने इन चीजों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की कोशिश की?
या क्या हमने इन चीजों को दार्शनिक जमीन पर समझने की कोशिश की? ये एक सवाल बनता है। क्योंकि संस्कृतियों के संकुल बनाने की जो बात हम कहते हैं या मेनस्ट्रीम में लाने की, अभी एक प्रचलित ही बात चली है, बहुत ही सरलीकृत ढंग की बात चली है, जिससे मैं पूरी तरह से असहमत हूं और इस थ्योरी को मैं खंडित करता हूं, मैं बार बार खंडित करता हूं कि आदिवासियों को मेनस्ट्रीम में शामिल किया जाए। आज की दुनिया के लिए विकास की परिभाषा आदिवासियों के संदर्भ में यह है कि उन्हें मेनस्ट्रीम में शामिल किया जाए, मुख्य धारा में शामिल किया जाए। मैं इस बात का प्रतिरोध करता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं और मेनस्ट्रीम में शामिल होने वाली जैसी किसी भी बात को मैं स्वीकार नहीं करता। क्योंकि मेनस्ट्रीम में शामिल होने का मतलब क्या है? मेनस्ट्रीम में शामिल होने का मतलब है कि आपकी अपनी स्ट्रीम है, आपकी अपनी धारा है, आपको उसे छोड़कर वहां जाना पड़ेगा। और तो संघर्ष है आदिवासी समुदाय के साथ पूरे विश्व समुदाय का, वह इन्हीं चीजों को लेकर है। और जब मैं यह कविता लिख रहा हूं या इस कविता से गुजर रहा हूँगा, हुरिल्ले का आत्मकथन, तो यह कविता केवल हिंदी में लिख रहे किसी आदिवासी कविता की, आदिवासी कवि के कविता के रूप में नहीं लिख रहा, बल्कि उस पूरे विश्व समुदाय में मौजूद आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और दार्शनिक जमीन है, उस जमीन पर खड़ा जो एक आदिवासी सदस्य होगा, जो इस आदमखोर, धरतीखोर, मुनाफाखोर दुनिया के खिलाफ खड़ा होगा। ये जो मेनस्ट्रीम की जो दुनिया है, इसके मुहावरे में आदमखोर होने की बात है, धरतीखोर होने की बात नहीं है। लेकिन आदिवासी धरतीखोर होने का निषेध करते हैं, और जिसे हम पूंजीवादी दुनिया कहते हैं, साम्राज्यवादी दुनिया कहते हैं, वह दरअसल आदमखोर, धरतीखोर, मुनाफाखोर दुनिया है। ये मुनाफे के लिए सारी धरती को निगल जाना चाहती है ये व्यवस्था। तो ये जो मेनस्ट्रीम में शामिल होने की जो बात कही जाती है, यानी आप अपनी स्ट्रीम को छोड़ दीजिए और दूसरे स्ट्रीम में चले जाइए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप सबके सामने। आप सबको पता है उड़ीसा में नियमगिरी आंदोलन चला, और यह आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर जो स्टील कंपनी है वेदांता के खिलाफ चला था। और नियमगिरी बचाओ समिति ने, जो वहां के आदिवासियों और जो लोकतांत्रिक सहभागिता करने वाले लोगों का समूह था, उन्होंने उस परियोजना का विरोध किया, जिसके तहत नियमगिरी पहाड़ में रहने वाले आदिवासी समुदायों को वहां से विस्थापित किया जा रहा था। वह जो नियमगिरी है, जो आदिवासियों का पवित्र स्थान है, वो एक बृहद पहाड़ है जहां उनका पूरा जीवन संचालित होता है, वहां से उन्हें बेदखल किया जा रहा था। उन्होंने प्रतिरोध किया, विरोध किया, और हम सब जानते हैं 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत होने की वजह से वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं, वहां की ग्राम सभा खुद निर्णय लेगी कि उस क्षेत्र में किसी बड़ी पूंजीपति या बड़ी कंपनियों का खनन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं 103 में से 2 ग्राम सभाओं को छोड़कर लगभग 100 से अधिक ग्राम सभाओं ने उस कंपनी का बहिष्कार कर दिया था। इसी सिलसिले में मैं एक बार गया हुआ था उड़ीसा, और वहां का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो आदिवासी समुदाय, कोंद समुदाय के नेतृत्व करता थे, उनके साथ एक बैठक थी। प्रेस और मीडिया के लोग गए थे, हमारे या इस मेनस्ट्रीम की बौद्धिक दुनिया के लोग, और वे
सामान्य सा एक धोती पहने हुए थे और उनके कंधे में कुल्हाड़ी थी, जो उनकी एक सांस्कृतिक चिन्ह है। उनसे पत्रकारों ने सवाल किया, क्या आप ये नहीं चाहते, क्या आप विकास नहीं चाहते, क्या आप देश की उन्नति नहीं चाहते, क्या आप अपने लोगों की उन्नति नहीं चाहते, क्या आप स्कूल, उन्होंने एक बहुत मजेदार सवाल किया पत्रकारों ने कि क्या आपको स्कूल नहीं चाहिए। वहां के आदिवासियों ने एक बेहतरीन जवाब दिया, जो कि ना उड़िया भाषा जानते थे, ना हिंदी जानते थे, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे, अपनी कोई भाषा में बात कर रहे थे और पूरे आत्मविश्वास, एक अनुवादक था जो उनके साथ खड़ा था। उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि जो स्कूल मुनाफा कमाने की सीख देता हो, या जिस स्कूल में पढ़ लिख कर आप हमें यहां से बेदखल कर रहे हो, हमें मार रहे हो, अगर आपके लिए ज्ञान यही है तो हमें ऐसा स्कूल नहीं चाहिए। उनसे कहा गया कि क्या आपको बुनियादी सुविधाएं नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक बात कही कि जो सरकार है वो सरकार अपने लोगों को खाना, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे। जिस दिन वो अपने लोगों को सारी चीजें उपलब्ध करा देगी सरकारें, उस दिन हम खुद ब खुद ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदिवासियों की एक दुनिया है, उनकी ज्ञान परंपराएं हैं, उनकी दार्शनिक जमीन है, जल जंगल जमीन हमारा है। ये केवल राजनीतिक बात नहीं है, ये उनकी सांस्कृतिक और दार्शनिक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। यानी जब हम संस्कृतियों के संकुल के निर्माण की बात करते हैं, निसंदेह संस्कृतियां एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया में विकसित होती हैं, लेकिन इस सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप ताकतवर हैं, आप बहुसंख्यक हैं, तो आप अपने को मानने के लिए बाध्य करेंगे। और आदिवासी समुदाय के साथ, पूरे विश्व समुदाय के आदिवासी समाज के साथ यह स्थिति है कि उन्हें मेनस्ट्रीम की जीवन शैलियों और जीवन दृष्टियों को अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यानी उन्हें भी मुनाफा कमाने की सीख दी जा रही है। मेनस्ट्रीम में शामिल होने की बात यानी आपको उस प्रक्रिया में शामिल होना। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि जब हम गुरिल्ले का आत्मकथन कविता की बात करेंगे और उसमें वो कह रहा है कथावाचक, या जो उसमें शामिल है एक पात्र, वो है कौन और वो चाहता क्या है, तो इस चीज को हमें ऐतिहासिक संदर्भ में समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि आदिवासी समाज ने कैसे अपने सांस्कृतिक विरासतों को लगातार सहेज कर रखा, अपने जीवन दृष्टियों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, समझौते नहीं किए। वो ऐसी कौन सी चीज है, इन चीजों को हमें तलाशने के लिए हमें इतिहास के संदर्भों को खंगालने की जरूरत है, उन चीजों को देखने की जरूरत है, आदिवासी ज्ञान परंपरा, उसके दार्शनिक विचारों को समझने की जरूरत है। यह जो हुरिल्ले की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती है, वह जो हथियारबंद है, वह जो हमला करता है, वह जो छापामार लड़ाई लड़ता है, और ऐसा करते हुए हम एक इमेज बना देते हैं कि वह तो हिंसा करने वाला जीव है, वो तो हिंसक है। अमूमन हम ये समझते हैं या जानते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि गुरिल्ला होने की अपनी जमीन क्या है, गुरिल्ले के होने का विचार क्या है, और ये विचार हमारी भाषा में, हमारी भाषाई चेतना में कहां से आया है। ये एक बहुत ही रोचक बात है। हम सब जानते हैं जो गुरिल्ला है वो जंगल में रहने वाला जीव है, जो अफ्रीकी जंगलों में रहने वाला
मूलतः पाया जाने वाला एक जानवर है। तो क्या वही गोरिल्ला गोरिल्ला है, या उसका अर्थ ग्रहण किया गया है और उसे नए रूप में हमारी भाषाई चेतना ने उसको ग्रहण किया है? कहा जाता है जो गोरिल्ला है, इस शब्द का प्रयोग बहुत पहले ईस्वी पूर्व 500 ईस्वी पूर्व पहले ही कभी हो चुका था, और वो भी जिस रूप में इसका प्रयोग हुआ है वो एक प्रतिरोध के विचार के रूप में हुआ है। उसी अफ्रीका के क्षेत्र की ही कथा कही जाती है कि कोई एक बड़ी सेना थी, एक साम्राज्य था, और उसी तरह कोई छोटा समूह या समुदाय था जो किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहता था। उसके खिलाफ वहां जंगलों में रहने वाले समुदायों ने उन पर हमला किया था प्रतिरोध में। तो ऐसे लोग कहते हैं कि जो महिलाएं थी, जो ब्लैक महिलाएं थी, काली महिलाएं थी, और उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्होंने ये कार्रवाई की थी। तो उनको लगा, जो वहां के शासक थे उनको लगा कि ये गोरिल्ले हैं, यानी जैसे गोरिल्ले जंगलों में रहते हैं वैसे ही ये गोरिल्ले हैं। यानी वहां जो क्रिया थी उन समुदायों की जो बड़ी सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे थे, उसके क्रिया को, उसके पूरे समूह को गोरिल्ला कहा गया। हालांकि एक हेय विचार था, हम कह सकते हैं कि उपेक्षित करने वाला विचार था कि आप गोरिल्ले हो। जैसे हम किसी को अपने से नीचा कहना शुरू करते हैं तो हम कह देते हैं कि तुम, किसी को हम जानवर का संबोधन दे देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन वह एक प्रतिरोध का विचार बन गया, और इस चीज को हम देखते हैं, हम मानव समाज के इतिहास में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि रोमन साम्राज्य के खिलाफ जो गुलामों का विद्रोह था, गुलामों का जो प्रतिरोध था, स्पार्टकस के नेतृत्व में, हॉवर्ड फास्ट ने उस पर आदि विद्रोही नाम से उपन्यास भी लिखा है। हम लोगों ने देखा कि अमृत राय जी ने ही इसका अनुवाद भी किया है, आदि विद्रोही। तो जो स्पार्टकस की जो कार्रवाई थी, क्या थी? स्पार्टकस की कार्रवाई उस दास्ता के खिलाफ कार्रवाई थी, और वह एक गोरिल्ला था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सत्ता की संरचनाओं को नकारा, और उसे मुक्त होने की छटपटाहट थी उसके अंदर। और ये जो हम इतिहास में देखेंगे तो हम अक्सर ये पाएंगे जो छोटी छोटी टुकड़ियां हैं जो प्रतिरोध करने के लिए अचानक कहीं से प्रकट हो जाती हैं, उसे गोरिल्ला या छापामार युद्ध के रूप में लोग देखते हैं। कहते हैं महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ गोरिल्ला लड़ाई लड़ी, शुरू के दिनों में शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ गोरिल्ला लड़ाई लड़ी। ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें जब हम गोरिल्ला होने के इतिहास को खंगालेंगे तो ये चीजें मिलती हैं। तो मूल बात यह है कि जो गोरिल्लापन जो है वह दरअसल प्रतिरोध का विचार है, वह प्रतिरोध की संस्कृति का हिस्सा है। और यह तब होता है जब कोई बड़ी सत्ता किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है और उसे अपना अधीन बनाने की कोशिश करती है, उसे गुलाम बनाने की कोशिश करती है, उसे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करती है। हम इसे सूत्रात्मक रूप में ऐसे कह सकते हैं, सत्ता बनाम स्वायत्तता की लड़ाई ही गोरिल्लेपन के विचार को पैदा करती है। सत्ता और स्वायत्तता, एक पक्ष हमेशा होता है जो सत्ता चाहता है। रोमन साम्राज्य के लोग ये नहीं चाहते थे कि गुलाम मुक्त हो जाएं, वो गुलामों की स्वायत्तता, उनकी मुक्ति नहीं चाहते थे, वो सत्ता चाहते थे। उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। और जब हम कॉलोनियल पीरियड में आते हैं, औपनिवेशिक समाज समय में आते हैं, हम पूरे विश्व में देखते हैं कि उपनिवेशवादियों के द्वारा जब सत्ता कायम किया गया और लोगों को गुलाम बनाया गया, तो उसके खिलाफ में जो प्रतिरोध की कार्रवाइयां हुई,
एक सक्रिय प्रतिरोध की कार्रवाइयां हुई, उसे गुरिल्लेपन के तौर पे लोग देखते हैं। और जब आदिवासी समाज में का जब हम इतिहास देखते हैं तो आदिवासी समाज में यह विचार, यह जो गुरिल्लेपन की हम बात करते हैं वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही व्यापक है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा इसी कविता की पृष्ठभूमि के बतौर, इसकी परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में मैं ये कहूंगा कि जो आदिवासियों का जो इतिहास रहा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का या औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई का, वह किस रूप में था। मजेदार बात यह है कि आदिवासी समुदाय का अपना कोई निश्चित सैन्य संगठन नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंग्रेजों की एक व्यवस्थित सेनाओं के खिलाफ या उस सत्ता के खिलाफ, उस शासन के खिलाफ इतना बड़ा प्रतिरोध कैसे कर लिया। 1765 ईस्वी में जो राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया समुदायों का जो आंदोलन चला और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को विवश किया, उसमें तिलका मांझी की हम पूरी कार्रवाइयां, और जब अंग्रेजों ने विवश होकर पहाड़िया समुदायों को ऑटोनॉमी दी, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वह दौर है जब धीरे धीरे भारत में यूरोपीय शक्तियां पसरती जा रही हैं और ये सारी शक्तियां जो हमारे देश के रजवाड़े हैं उन चीजों को समझौता करने के लिए विवश कर रही हैं। ऐसे समय में आदिवासी समुदाय के लोग लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और ना किसी तरह की कोई संधियां नहीं कर रहे हैं। ये आजाद भारत के नागरिकों को आदिवासी समुदाय के बारे में ये बात ठीक ठीक जाननी चाहिए कि आदिवासियों ने अपने संघर्ष में कहीं भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया। हम जब 1764 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिलती है, बक्सर की लड़ाई के बाद के हम सारी परिघटनाओं को देखें, 1857 ईस्वी बहुत बाद में आता है। उससे पहले 1765 का पहाड़ियाओं का आंदोलन, 1820-21 ईस्वी में कोल विद्रोह झारखंड के आदिवासियों का, 31-32 में कोल विद्रोह होता है, 1837 ईस्वी में सेरेंसिया घाटी में हो समुदायों का विद्रोह, और उसी की श्रृंखला में हम देखें 1855 ईस्वी का संथालों का महान होल, फिर उसके ठीक आगे 1880-90 के आसपास सरदारी आंदोलन, फिर 1885 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का आंदोलन, फिर 1913 ईस्वी में मानगढ़ में राजस्थान के आदिवासियों का आंदोलन, फिर यही 1910 के आसपास का ही दौर है छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का आंदोलन, उधर नागालैंड में आदिवासियों का विद्रोह पूर्वोत्तर में। ये पूरी श्रृंखला है आदिवासी इतिहास की। लेकिन अमूमन एक सवाल खड़ा होता है कि आदिवासियों का यह इतिहास हमारे मुख्य धारा के इतिहास का कितना हिस्सा बना, हमने उसे कितनी जगह दी, मेनस्ट्रीम जिसे हम कहते हैं उसने अपनी ज्ञान परंपराओं में इन चीजों को कितना स्वीकार किया, एक सवाल है। तो जब ये कविता लिखी जा रही है तो ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक संदर्भ जुड़ा हुआ है, और इसी ऐतिहासिक संदर्भ को महसूस करते हुए आज की वैश्विक दुनिया में प्रतिरोध रचने वाला एक व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि वह जब प्रतिरोध के लिए खड़ा है, एक सक्रिय प्रतिरोध के लिए खड़ा है, तो उसके प्रतिरोध का विचार, उसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिलती है। और चूंकि ये आदिवासी परिवेश की कविता है, उस पर खड़ी कविता है, इसीलिए यह कविता अपने इतिहास की स्मृतियों के साथ साथ यह अपने दर्शन को भी अभिव्यक्त करती हुई चलती है। एक और मजेदार बात मैं कहना चाहूंगा कविता में प्रवेश करने के पहले कि पूरे दुनिया में मुझे लगता है कि प्रतिरोध करने का ऐसा विलक्षण तरीका केवल आदिवासियों के पास ही है, जिसमें वे लड़ते भी हैं और गीत भी गाते हैं।
वे मांदल भी बजाते हैं, नगाड़े भी बजाते हैं और तीर धनुष भी चलाते हैं। और ये जो सारी प्रक्रियाएं, हम तीर धनुष होने की बात कर रहे हैं, हम सशस्त्र तरीके से एक संगठित सैन्य या सत्ता का प्रतिरोध करने की बात कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे इमेज में साथ हिंसा की छवि आ रही होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल उस रूप में नहीं है। तो ये जो प्रतिरोध का तरीका है आदिवासी समुदायों में, जिसमें हम संघर्ष भी करते हैं और ठीक उसी पल हम गीत भी सहेज कर रखते हैं, ये विलक्षण है। मेनसराम ओड़िया ने मथुरा कहानी एक किताब लिखी है, मुंडारी भाषा में, मुंडारी मातृभाषा में लिखी है, अपने आप में एक विलक्षण पुस्तक है। और पहली मुंडारी का पहला गद्य है ये मथुरा कहानी, जो 1910 बिरसा आंदोलन के आसपास की स्मृतियों को सहेजा हुआ उसी के दौरान लिखी गई किताब है मथुरा कहानी। मुंडारी में है, इसका केवल एक ही खंड हिंदी में ट्रांसलेटेड हुआ है, बाकी अभी भी मुंडारी में ही है। बिरसा मुंडा के आंदोलन का या सरदारी आंदोलन का जिक्र करते हुए मथुरा कहानी में लेखक मीनासराम ओड़िया ने एक बहुत ही मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन ये है मूल एक तरह से, कि सब जमींदारों ने अत्याचार करना तेज कर दिया। जब अंग्रेजी सरकार ने दखल देना शुरू किया 1792 संभवतः 1792, जब स्थायी बंदोबस्ती की नीति आई, तो हम ये देखते हैं कि जो सामूहिक तो जमीन हुआ करती, जमीन की प्रकृति आदिवासियों की सामूहिक हुआ करती रही है, उसको निजी प्रकृति में बदला जा रहा था। उस दौरान बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी जमीन को लेकर। तो मीनासराम ओड़िया लिखते हैं कि लोगों ने बैठकें करना शुरू किया, 40-40 गांव के लोग एक साथ बैठते थे, कई दिन बैठक बैठते थे, और उस बैठक में वो निर्णय लेते थे कि हमें कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए और कैसी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आदिवासी, कम से कम मैं अपने झारखंड के आदिवासी समुदाय और जिस समुदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, या मेरे अपने अनुभव या ज्ञान का जो दायरा है, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि जो लोकतांत्रिक प्रयोग है वो आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। अगर कोई सामाजिक बैठक भी होती है, पूरा गांव भी बैठा है, चाहे 2 दिन 3 दिन क्यों ना बीत जाए, अगर कोई व्यक्ति सहमत नहीं है तो जब तक वह सहमत नहीं होता है तब तक वो बैठक वहां चलती है। इसलिए ये बात कहा जाता है, ये बात कई समाजशास्त्रियों ने भी कही है, आदिवासी जो पुरखा बुजुर्ग हैं तो बार बार कहते हैं कि जिस डेमोक्रेसी की बात मेन स्ट्रीम कहता है वो डेमोक्रेसी बहुमत की डेमोक्रेसी है, लेकिन आदिवासी डेमोक्रेसी जो है, जो बात कहते हैं, वो बहुमत की डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, वे सर्वमत की बात करते हैं। ये इस तरह के कई उदाहरण हम देखने को पाते हैं। खैर, तो मीनासराम ओड़िया लिखते हैं कि जब 2-2 3-3 दिन बैठक होती थी, रात भर बैठक होती थी, दिन भर बैठक होती थी, लोग वहीं खाना बनाते थे, खाते थे, उस समय जब लोग थक जाते थे, बैठक करते करते, विमर्श करते करते थक जाते थे, तो लोग क्या करते थे? मांदल उठाते थे, नगाड़ा उठाते, गीत गाते थे और नाचते थे, थकते थे, फिर विचार करते थे, फिर वो सारी प्रक्रियाएं चलती थी। और ये 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ, उसको लेकर जो आदिवासियों का लोकगीत है, जब हम लोकगीतों को तलाशते हैं, लोकगीतों को खंगालते हैं, तो उसमें भी ये विचार है। मेरा शोध आदिवासी लोकगीतों पर ही है। मुझे बहुत ही रोचक लगा कि आदिवासी गीतों में कहीं भी युद्ध पहले नहीं है, कहीं भी हमला नहीं है, हिंसा पहले नहीं है, वे सबसे पहले गीत गाते हैं। और एक गीत का मैं जिक्र करूंगा, मुंडारी का एक बहुत ही पुरखा गीत है,
जिसमें लोग कहते हैं कि आम दोरे बोरो टेरोंग तोलानाम तरावड़े आम दोरे बेड़ा आजकल तोलानाम समड़म कापी। माने ये कह रहा है, एक पक्षी से कहा जा रहा है, एक पक्षी जिसका रूप प्ररूप या उसका आकार तलवार की तरह है, एक पक्षी जिसके सुंदरता, जिसके तीखे नक्श कुल्हाड़ी की तरह है, फरसे की तरह है, उससे कहा जा रहा है कि तुम जा रहे हो ये हथियार लेके, ये तुम जा रहे हो औजार लेके, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो पक्षी है वो जवाब देती है, चिड़िया जवाब देती है, कहती है कि मैं जा रही हूं, मैं अखड़ा में जा रही हूं, मैं करम नाचने जा रही हूं, मैं जदुर नाचने जा रही हूं। फिर उसकी जो आखिरी पंक्तियां गीत की, उन आखिरी पंक्तियों में वो कहती है पक्षी कि नहीं, मैं युद्ध के लिए जा रही हूं, मैं लड़ाई के लिए जा रही हूं। और ये कोई एक गीत नहीं है, ऐसे कई संदर्भ हैं गीत आदिवासियों के। और उसमें सबसे पहले है राग, जीवन के प्रति राग। इसलिए वंदना टेटे एक बहुत अच्छी बात कहती है कि आदिवासी साहित्य केवल प्रतिरोध का नहीं है, वो सृजन का साहित्य है। और पूरा समुदाय ही सृजनात्मक है, सृजन पर पक्ष बल देता है, विध्वंस पर नहीं कि हम पहले ध्वंस करेंगे उसके बाद निर्माण करेंगे, ये नहीं, वो सृजन की निरंतरता की बात करता है। तो ये जो गीत की जो बात मैंने कही, ये बहुत ज्यादा लोक में, आदिवासी लोक में, उनकी स्मृतियों में मौजूद है। इसीलिए इस कविता में जो गीत का संदर्भ आया है वह वहीं से आया है। ठीक है, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्षशील हैं, लेकिन उस संघर्षशीलता में हम अपने दर्शन को, अपने नजरिए को हम नहीं छोड़ रहे हैं। और ये बहुत ही एक ऐसा पक्ष है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और यह कविता आज के वैश्विक संदर्भों को देखते हुए वह उसी चीजों को प्रस्तावित करती है। एक तरह से गुरिल्ले का आत्मकथन उस पूरे आदिवासी समुदाय, विश्व आदिवासी समुदाय के पक्ष से या प्रतिरोध करने वाले समूहों के पक्ष से एक प्रस्तावना है, जिसमें हम किसी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति या वर्चस्ववादी शक्ति का प्रतिरोध करते हैं, लेकिन यह प्रतिरोध अराजकता का परिणाम नहीं होगा। एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा, चाहे वो वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी हो, कई जगह मुझे ये देखने को मिला कि 19वीं शताब्दी या औपनिवेशिक काल में आदिवासियों का जो विद्रोह था वो दरअसल क्या था, एक असंतोष का परिणाम था, एक अराजक उपद्रव था। इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो अराजक अव्यवस्थित नहीं था, वो एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी, उसकी श्रृंखला थी। यानी हम प्रतिरोध कर रहे हैं और प्रतिरोध करते हुए हमारे साथ गीत हैं। इसका मतलब है हम सृजनात्मकता के साथ है, सृजनात्मकता के पक्ष में है। और यह जो कविता है गुरिल्ला का आत्मकथन, वह उसी सृजनात्मकता के पक्ष की तरफ जाती है। इसलिए कविता की जो आखिरी पंक्तियां है, मैं सीधे पहले वहीं जाऊंगा। आखिरी पंक्तियां, कविता की आखिरी पंक्तियां में हम ये देखें, ये कहता है कि ओ फूलों पर लौटती हुई तितली, ओ जुगनुओं की दादी, देखो छोटी चिड़ी ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, क्या हमें उसके लिए गीत नहीं गाना चाहिए? क्या हमें उसके लिए गीत नहीं गाना चाहिए? जुगनू, तितली, पेड़, फूल, नदी, जंगल, सभी सहजीवी जानते हैं हमारी उम्र इसी तरह बढ़ती है। यानी गीत आदिवासी समाज का अनिवार्य हिस्सा है। इस चीज को कई बार गलत विश्लेषित किया गया हमारे समाजशास्त्रियों की तरह, यहां तक कि हमारे बहुत ही प्रिय उपन्यासकार संजीव ने भी एक जगह गलत विश्लेषण दिया है
जब उन्होंने पांव तले की दिव्य उपन्यास लिखा, उन्होंने लिखा है कि आदिवासियों की बहुत बड़ी कमजोरी है उनकी उत्सव धर्मिता और अरण्य संस्कृति। उत्सव धर्मिता और अरण्य संस्कृति किसी समाज की कमजोरी कैसे हो सकती है? तो ये जो गीत है, ये उस सृजनात्मकता, रचनात्मक प्रतिरोध के साथ रचनात्मकता की बात, ये आदिवासी समुदाय ये चीजों को इस रूप में देखता है। इसी तरह से, और हम इसी कविता का जो 8वां खंड है, इसी खंड का एक हिस्सा है जिसको मैं पढ़ रहा हूं। मैं हर वक्त घिरा होता हूं मृत्यु से, तब भी गीत गाता हूं। मैं हर वक्त घिरा होता हूं मृत्यु से, तब भी गीत गाता हूं। मुझे गीत गाता देख उलझन में पड़ जाती है मृत्यु। वह सोचने लगती है कि मुझे निशाना बनाए या मेरे गीत को। वह सोचने लगती है कि वह मुझे निशाना बनाए या मेरे गीत को। फिर आगे की पंक्ति है, वहां उस घाट पर जब मृत्यु ने हमला किया था हम पर, तो वह हतप्रभ होकर देखने लगी थी कि हम क्यों लड़ते हैं इतने साहस से, और क्यों नहीं उसे अपनी इस करनी पर शर्मिंदा होना चाहिए। वह लौट गई थी यह सोचते हुए कि अगर इस धरती पर बो दी जाए पके धान की खुशबुओं वाली गेंद, तो सभी बच्चे गो मारते हुए जश्न मनाएंगे और वह युद्ध में मोर्चे बंदी से मुक्त हो जाएगी। बच्चे अपनी गठरी में बटोरेंगे गेंद, और यह धरती गेंद खेलते बच्चों के हरे मैदान में तब्दील हो जाएगी। उस दिन मृत्यु ने हमसे यही गीत सुना था, और वह लौट गई थी हमारे सवालों के साथ। उस दिन मृत्यु ने हमसे यही गीत सुना था, और वह लौट गई थी हमारे सवालों के साथ। ये उस आदिवासी फिलॉसफी का हिस्सा है, जीवन दर्शन का हिस्सा है, जिसमें हम प्रतिरोध करते हैं। तो वह प्रतिरोध निसंदेह अपने अस्तित्व के लिए है, वह अपने सर्वाइवल के लिए है, लेकिन वह इसके अलावा इसका विस्तार यह है तो पूरे सृष्टि के लिए, पूरे प्रकृति के लिए, और अंततः सृजन के लिए है, सृजनात्मकता के लिए। तो ये जो विचार है सृजन का, जिसे मैं आदिवासी जीवन दर्शन का हिस्सा कह रहा हूं, और जिसे मैं सहजीविता का दर्शन कहता हूं। सहजीविता का दर्शन एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं करता है, एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य और प्रकृति में भेद नहीं करता है। वह इन सबके साथ सहजीवी तरीके से, सामूहिक और साझेदारी के साथ रहना चाहता है, जो श्रम के शोषण की बात नहीं करता, जो श्रम की सामूहिकता की बात करता है। और इसीलिए जो सामूहिकता का विचार है, सहजीविता का दर्शन है, यह दर्शन इस कविता में आप देख सकते हैं। और इसलिए इस कविता में कई ऐसे बिंब आए हैं, कई ऐसे दृश्य आए हैं, जिसमें वो दृश्य मुर्गियों का है, सुअरों का है, वो प्रकृति में रहने वाले वनस्पतियों का है, वह उन सभी जीवचरों का है जो सृष्टि में रहते हैं। कविता का यह विचार अनायास नहीं है। अगर मैंने ये कविता लिखी तो हालांकि ये आत्ममुग्धता वाली बात ना मानी जाए, मैंने बचपन से जिन चीजों को देखा, जिन चीजों को जाना, जो मैंने अपने पूर्वजों से सीखा, वो यही है कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ जिए, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो या वो प्रकृति ही क्यों ना हो। आपको हैरानी होगी जब मैं अपने गांव में होता हूँ और वहाँ अपने लोगों के बीच में होता हूँ, मैं नोट करता हूँ कि आदिवासियों की दृष्टि किस तरह से है।
मुझे बहुत हैरानी होती है। अब तो हमारे तरफ भी खासतौर से हमारा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा, उसका भी शहरीकरण हो चुका है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, उनके जीवन की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं, वो शहर की तरफ जाकर नहीं है। सिमडेगा एक ऐसी जगह है जो सब तरफ जंगलों से घिरा है, लेकिन बीच में एक शहर बन रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं, वो अपनी क्रियाओं को करने के लिए शहर के बीच में नहीं जाते, वे लौटते हैं जंगलों की तरफ, वो प्रकृति की तरफ बार बार जाते हैं। ये बात मुझे परेशान करती है कि आदिवासी जो अवचेतन है, ये जो सांस्कृतिक अवचेतन है, वो क्या इस तरह से गढ़ा हुआ है कि उन चीजों से डिटैच होते हुए चलता है। और इसके लिए जब तक बहुत ज्यादा प्रशिक्षण ना हो, एक लंबी ट्रेनिंग ना हो, तो फिर उस शहरीकरण की दुनिया में रह पाना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ निजी अनुभव भी बताना चाहता हूँ इस पूरी कविता के संदर्भ में ही। वो ये कि जब मेरे माँ पिताजी मेरे साथ गया आते हैं, मुझे बहुत दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि जिन्होंने इतने मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, मुकाम तक पहुंचाया, कम से कम आखिरी समय में उनकी सेवा करूं, उनके साथ रहूं। जब मैं उन्हें अपने साथ ले आता हूं तो एक ही बात कहते हैं, बाबू यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं दिखता है, यहाँ तो चिड़िया भी नहीं दिखती हैं, हम यहाँ कैसे रहेंगे। और मुझे हमेशा उसके दूसरे दिन उन्हें लौटा देना होता है। ये तो मैं अपनी निजी बात मैं कह रहा हूँ। एक दिन मैं एक डाउन टू अर्थ पुस्तक है, डाउन टू अर्थ पत्रिका है, जो मैगजीन है, इंग्लिश का एडिशन था, उसका उसकी स्टोरी ही थी, मोर माइनिंग मोर माओइस्ट, जितना ज्यादा माइनिंग उतना ज्यादा माओवाद। तो मैं इसका स्टोरी पढ़ रहा था, तो एक बच्ची आई जो 3 या 4 साल की बच्ची थी, बच्चों से बहुत लगाव है। जब मैं पढ़ रहा था तो पीछे से आई और कुछ बोली नहीं। वहां माइनिंग करते हुए ट्रक थे और उसी के सामने खड़े पेड़ थे, और पेड़ के पत्तों पर माइनिंग का डस्ट जम चुका था बहुत ही खराब तरीके से। उस बच्ची ने एक बात कही, उन्होंने कहा, अच्छा ये पेड़ कैसे सांस लेते होंगे, इसमें तो ये चीजें भरी हुई है। तो ये जो चेतना है, ये चीजें कहां से आती हैं? जब मैं चीजों को तलाशने की कोशिश करता हूं तो मैं ये पाता हूं ये चीजें तो हमारे जीवन दृष्टि के अभिन्न हिस्से रहे हैं, और उन चीजों को आदिवासी समाज ने 21वीं शताब्दी के इस पड़ाव तक पहुंचने के बावजूद उन चीजों को छोड़ा नहीं है। ये अलग बात है कि आज व्याकरण की चीजें, उसका दबाव इस तरह से है कि उनका अपना जो मौलिक है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो खंडित हो रहा है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जब हम आदिवासी समुदाय के अपने उस पूरी रचाव बसाव की बात करेंगे, सांस्कृतिक रचाव बसाव की बात करेंगे, मौलिकता की बात करेंगे, तो ये चीजें हमें दिखती हैं। जब इन चीजों को मैं तलाशता हूं तो मुझे ये बात दिखती है, जो अमेरिकी रेडेंडेंस हैं, जो सिएटल हैं, जो उनके समुदाय के जो प्रमुख थे, उन्होंने जो पत्र लिखा था उस समय वहां के अंग्रेजों को, गोरों को, जब उन्होंने उनसे कहा था कि तुम लोग अपनी जमीन हम गोरे अधिकारियों को बेच दो, उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक और प्रतिरोध के साथ ये बातें कही थी कि कोई किसी जमीन को कैसे बेच सकता है। अगर मैं इस जमीन को बेचना चाहूं तो इस जमीन में मैं हूं, मैं खड़ा हूं, लेकिन मेरे साथ ये पेड़ भी खड़ा है, और इस पेड़ में गिलहरी भी रहती है, इस पेड़ में चिड़िए का घोंसला भी है, यहां बगल से एक नदी गुजरती है, इस नदी में मछली भी रहती है। तो क्या इस जमीन को बेचने के लिए मुझे गिलहरी से, पेड़ से, चिड़िया से और मछली से नहीं पूछना चाहिए? क्या इस जमीन पर उनका अधिकार नहीं है? मैं अकेले अपने निर्णय से जमीन को बेच दूं? और उन्होंने नकार दिया अंग्रेजों के उस प्रस्तावना को। हम जानते हैं उसके बाद तरह से रेडिएंडेंस का, वहां के मूल
आदिवासियों का नरसंहार हुआ। और वही एक बात कहते हैं सियाटल जो वहां पुरखा समुदाय के जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य इस प्रकृति में श्रेष्ठ जीव नहीं है, प्रकृति के ताने बाने का एक छोटा सा तंतु मात्र है मनुष्य, एक तंतु है मनुष्य। यानी प्रकृति में जो भी घटना किसी जीव के साथ होती है तो उसका असर मनुष्य के साथ भी होता है। ये चीजें आपस में संबंधित और संदर्भित हैं। और उन्होंने कहा कि यह जीवन मनुष्य केंद्रित नहीं है, ये प्रकृति के साथ, प्रकृति से विलगाव के बिना, उसके ज्ञान की प्रक्रियाओं को जाने बिना हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते। और ठीक यही बात करीब 150-250 साल बाद आज ब्राजील के अमेज़न के एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति, अभी तत्काल मैं नाम भूल रहा हूं, जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फोरम से जुड़े हुए हैं, वो लगातार यही बात यूएनओ के माध्यम से रख रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही है यूएनओ में कई बार ये प्रस्तावना आई है कि जो क्लाइमेट चेंज है वर्ल्ड में, जो वैश्विक ताप बढ़ा है, इसको कम करने के लिए आदिवासी समुदायों के साथ बैठकर कोई दिशा तय की जानी चाहिए। तो ये जो मनुष्य केंद्रित जीवन का नहीं होना, इसलिए जब मैं आधुनिकता की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, और फ्रांसीसी क्रांति में जिस मनुष्यता की बात कही गई, मनुष्य को केंद्र में रखा, निस्संदेह ये बात कही गई। लेकिन जब आधुनिकता और यांत्रिकीकरण के में जिस तरह से आगे बढ़ते गए, हमने जीवन को केवल मनुष्य केंद्रित बनाया और हमारी आधुनिकता की परियोजनाओं के केंद्र में केवल मनुष्य रहा। और आदिवासी समुदाय चूंकि अपने जीवन में, अपनी पूरी दृष्टि में खुद को केवल मनुष्य केंद्रित नहीं रखता आया। और यही वजह है कि आज दो दृष्टियां बनी हुई हैं। एक दृष्टि जिसे हम आधुनिकता की मेनस्ट्रीम की दृष्टि कहते हैं, जो ये कहती है या चलती है कि मनुष्य केंद्रित, मनुष्य आधारित जीवन है, और एक जो मनुष्य केंद्रित नहीं बल्कि वो प्रकृति में मनुष्य को एक तंतु मात्र मानती है। तो स्वाभाविक है ये जो दो भिन्न दृष्टियां हैं, जीवन दृष्टियां, ये दरअसल दो अलग जीवन दर्शन है और इसके बीच की टकराहट है। और यही वजह है कि अगर आदिवासी हमारे देश में विस्थापित हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी दूसरे देश में नहीं विस्थापित हो रहे हैं। अमेज़न के जंगलों के आदिवासियों के साथ, लैटिन अमेरिकी आदिवासियों के साथ, उन सभी आदिवासियों के साथ ये चीजें हैं। और इसीलिए इस कविता में जो बार बार वनस्पतियों का, उसके जीवचरों का, जंगलों का जो उल्लेख आया है, वो इसी रूप में आया है कि हम सब एक साथ अपना अस्तित्व बनाकर रखेंगे। और उसी के लिए, उसी एक सहजीवी सामूहिक अस्तित्व के लिए ही यह गोरिल्लापन है। तो बिरसा मुंडा का विचार है, तिलका मांझी का, गुंडाधुर का, इन लोगों का जो विचार है वो इसी तरह का विचार है। एक जो वर्चस्व की दुनिया है, जो मनुष्य और वर्चस्व किस तरह से है, मनुष्य पर वर्चस्व बनाया हुआ है और मनुष्य ने प्रकृति पर वर्चस्व बनाया हुआ है। लेकिन एक दूसरी दुनिया है जो मनुष्य का मनुष्य पर वर्चस्व नहीं चाहती, जो मनुष्य का प्रकृति पर वर्चस्व नहीं चाहती। प्रकृति से संघर्ष है बहुत ज्यादा, लेकिन उस संघर्ष की वजह से प्रकृति का नकार या प्रकृति के खिलाफ हिंसा नहीं है। तो ये एक दृष्टि है। और जब हम देखते हैं, एक जगह में कविता में एक हिस्सा है, हम देखते हैं जहां मुझे लगता है चौथा या पांचवा हिस्सा है, जिसमें दूसरा हिस्सा है, जिसमें कहते हैं कि मैं किसी राष्ट्राध्यक्ष को पत्र नहीं लिखूंगा, वह मेरा दोस्त नहीं है और ना ही वह मेरी प्रेम कहानी के बारे में कुछ जानता है। यह उसके लिए भी एक चुटकुला ही होगा कि मुझे अपनी मुर्गियों से प्रेम है, जंगली लतरों, फलों और पहाड़ों से प्रेम है। मैं सुअरों, बैलों, भैंसों और गिलहरियों के अचानक खो जाने से सदमे में हूं।
वह इन सबको अलग अलग करके देखेगा, वह गाय के जीवन को अलग बांट देगा और वह हिंसा का कारण बन जाएगी। वह गंगा कहेगा और दूसरी नदियां सड़ जाएंगी। वह गिलहरी गिलहरी, जंगली भैंसे, हाथियों और हमें बांट कर बताएगा जीवन की परिभाषा। यानी एक जो दृष्टि बनी है हमारी, एक वर्चस्ववादी सामंतवादी दृष्टि, हम चीजों का विभाजन करते हैं, कोई श्रेष्ठ है और कोई कमतर है। मनुष्य में भी हम हायरार्की क्रिएट करके तो चलते हैं कि आप अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जाए तो आपकी अलग हायरार्की है, वर्ग के हिसाब से जाए तो अलग हायरार्की, रंग के हिसाब से चलें तो अलग हायरार्की, और यहाँ तक कि जीवों में भी हमने हायरार्की बना के रखी है। मोर होगा तो श्रेष्ठ होगा, हाथी होगा तो श्रेष्ठ होगा, शेर होगा तो हमारे शौर्य का प्रतीक होगा, तो हमारे दरवाजे पर उसका एक हम ये चिन्ह बना के रखेंगे। ये जो जितने भी प्रतीक हैं ये वर्चस्ववादी प्रतीक हैं। और इस हुरिले के आत्मकथन कविता में जो व्यक्ति कह रहा है, जो आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है, वो ये जान है कि चीजों को, प्रकृति की इन सभी चीजों को अलग बांट कर नहीं देखा जा सकता, उस सबका अस्तित्व के साथ है। निसंदेह संघर्ष है हमारा, लेकिन उस संघर्ष के, वह संघर्ष उनके लिए भी है जो दूसरे जीवचर हैं और हमारे लिए भी है। और इसके बीच हम कौन सी ज्ञान परंपरा विकसित करेंगे, कौन सी जीवन दृष्टि नजरिया विकसित करेंगे, यह एक बड़ा हिस्सा होगा। और मुझे लगता है ये कविता की जो भावना है वह भावना इसी रूप में है, और इसी रूप में यह कविता आदिवासी सांस्कृतिक और दार्शनिक जमीन को प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। निसंदेह इस कविता में जो संदर्भ दिखता है वो आज का दिख रहा होता है, लेकिन इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो उसके इतिहास और स्मृतियों और उनके सांस्कृतिक दार्शनिक जमीन तक जाती है। बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा बातें कह दी हैं और मुझे लगता है कविताओं पर ही केंद्रित होना चाहिए था, लेकिन कविताओं की शब्दशः व्याख्या, पंक्तिबद्ध व्याख्या से ज़्यादा बेहतर होता कि उसकी प्रक्रिया को, उसकी पृष्ठभूमि को, उनकी परिस्थितियों को हम स्पष्ट होते और तब कविता में प्रवेश करते, तब कविता का पाठ करते, मुझे ऐसा लगता है। और हम अपनी बात, मुझे लगता है मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। कार्यक्रम के हिसाब से 5 बजे तक का ही समय था, 5:30 होने जा रहा है। हम आपस में अभी बातचीत कर सकते हैं, अगर कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई बातचीत हो तो आप सब निसंकोच अपनी बातें कह सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, और जो भी चूक होगी, जो भी सीमाएं होंगी, उन चीज़ों का मैं विस्तार कर पाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि अब आप सब धन्यवाद अनुज अपनी जी। बात कहें। और हमारे जो साथी जुड़े हैं, अगर आज के वक्तव्य से संबंधित कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न अगर है तो आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करके कर सकते हैं। और मैं तब तक बात शुरू रख रहा हूं, अगर किसी को कोई जिज्ञासा है तो वो सवाल कर सकता है। गुरिल्ले का आत्मकथन कविता की सृजन प्रक्रिया पर आज के जो वक्ता हमारे अनुज लुगुन जी थे, उन्होंने बहुत ही तफसील से उस पर बात की और उन्होंने बताया कि इसकी रचना प्रक्रिया किस तरह से रही है, किस तरह से वैश्विक संदर्भों में जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी अस्मिताएं हैं, वो किस तरह से कथित मुख्य धारा के समुदाय से या उनकी अपनी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं,
या एक कथित दंभ और हठ है, उससे वो किस तरह से सृजनात्मक हस्तक्षेप करती है, सृजनात्मक संघर्ष करती है, करती रही है, करती जा रही है, उसका एक बहुत ही सुचिंतित ढंग से उन्होंने बातें रखी हैं। हम बहुत ही आभारी हैं उनके कि उन्होंने अपने रचना प्रक्रिया के बारे में एक एक उन्होंने जो बात की, किस तरह से आदिवासी साहित्य प्रतिरोध और प्रतिकार को लेकर चलता है, वो उसकी विवशता है, वो उसका कोई शौक नहीं है, उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से सृजन मूल में है, प्रकृति से, प्रकृति के हर उपादान से कितना गहरा प्रेम है। उन्होंने कहा कि ये जो श्रृंखला है, जो हायरार्की है, वो किस तरह से उसके बनाने के पीछे एक रणनीति होती है, वो सत्ता की रणनीति होती है, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो या धार्मिक सत्ता हो, उसकी बात उन्होंने कही। किस तरह से नदियों से जो लगाव है, जो हर एक वनस्पति से जो लगाव है, यहाँ तक कि मुर्गियों से, गिलहरियों से, भैंसों से, अपने बैलों से, हर एक प्रकृति के उपादान से अपने को अभिन्न रखते हुए, उसके दर्द को अपना दर्द मानते हुए किस तरह से आदिवासी अस्मिता लगातार अग्रगमन करती है और वह एक प्रतिसंसार रचती है, या ये कहें कि उसके खिलाफ एक प्रतिसंसार रचा जा रहा है। वह एक सहज भाव से अपने प्राकृतिक परिवेश में रहती हुई, किसी को उसने व्यवधान नहीं पहुंचाया था किसी के जीवनचर्या में, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया ने उसको इस तरह छेड़ा है कि वह सहज और सुंदर जीवन जो जी रहा था वो नहीं जी पा रहा है। उन्होंने अपने झारखंड के उन अनुभवों को भी साझा किया, जिसमें वो पत्रकार ने से जो सवाल जवाब हुआ था, बहुत ही रोचक ये परिसंवाद आज का हुआ है। तो डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, और भी हमारे साथी जो हैं, मैं इस क्रम में अब हमारे लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर डी के गुप्त सर जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम जुड़ी हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर रीता पांडे मैडम जो VSSD कॉलेज कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी की, वो आदरणीय डॉक्टर रीता पांडे जी का मैं को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और जिनकी प्रेरणा से हमारे विभागाध्यक्ष, हमारे गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, जिससे कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन से मैं उनको भी इस अवसर पर सादर प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में कर्नाटक और अलग अलग हिस्से से जो जुड़े हुए सहभागी बंधु हैं, मैं सभी का पेम्पई कॉलेज की ओर से, बिहास की ओर से, LBS कॉलेज की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, उनको मैं ये माइक हस्तांतरित कर रहा हूं कि वो इस अवसर पर कुछ अपना वक्तव्य भी कहना चाहते हैं, प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। आ रही है। तो अनुज लुगुन जी बहुत दूर से मतलब वे बता रहे थे कि जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता है, तो इस तरह वो बता रहे थे। तो बहुत मुश्किल से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ सृजनात्मक प्रक्रियता के साथ जिस तरह की कविता रची जाती है, कविता की पृष्ठभूमि क्या होती है, उन सभी विषयों के बारे में हमारे साथ अपना विचार साझा किया है। तो मैं अपने संघ की ओर से और जो यहाँ पर जो भी जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन
करके कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजन के लिए मैं मंजुनाथ जी को और आप दोनों लोगों को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसा बेहतर मंच प्रदान किया है जिससे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जो हमारे रचनाकार हैं उनसे सीधे हमारे जो है विद्यार्थियों को और जो सहधर्मिता वाले लोग हैं जो कविता पढ़ते लिखते हैं उनको जुड़ने का जो अवसर मिला वो बहुत ही रोचक रहा। आज तो विशेष संदर्भ में मैं कहूँगा कि अनुज लुगुन जी को मैंने पहली बार सुना है। कविताएं उनकी पढ़ने का तो मौका मुझे मिला हुआ है, लेकिन सुनने का अवसर पहली बार मिला हुआ है। इतनी सहजता सरलता से उन्होंने जिस आदिवासी संस्कृत और उससे जुड़ी हुई जो जातीय स्मृतियां हैं उनको जितने अच्छे ढंग से कविता के संदर्भ में और वो भी लंबी कविता के रचना विधान और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने उकेरा है, उस कविता को उन्होंने खोल दिया है। जो कविता लंबी कविता के रचना विधान में बांधी गई थी उन्हीं के द्वारा उन्होंने उसको जो है पूरी तरीके से ओपन कर दिया है, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक रहेगा और जो भी इसके पाठक हैं उनको उस कविता को समझने में और पूरी आदिवासी संस्कृत और उसकी जो रचनात्मकता है साहित्य के किसी भी विधा में उसको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी उनके इस प्रेरणादायक वक्तव्य से। मैं आज इस मंच को और दोनों कॉलेजों को और मुख्यतः हिंदी शिक्षक संघ कर्नाटक को बिहार को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम को सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी के साथ कार्यक्रम के संपन्नता की घोषणा की जाती है।